नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हम प्रकार्यवादी यानी संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांतों पे चर्चा कर चुके हैं। जो आज हमारी क्लास है, ये इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत की चौथी क्लास है। तो इसमें हम संघर्षवादी सिद्धांत पे चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से संघर्षवादी सिद्धांत है, उसमें कई विचारक हैं। उनमें से एक विचारक को आज हमने लिया है, राल्फ डेरेनडोर्फ को। तो आवाज आ रही होगी शायद तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। ये क्लासें रिकॉर्डेड होकर बाद में हम जब कोर्सेज पे डालेंगे तो कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि रुक रुक के चलती है, तो बाद में हम डालेंगे तो उसमें ये शिकायत नहीं आ सकती। हो सकता है लाइव के अंदर ये कोई थोड़ी बहुत किसी के प्रॉब्लम हो, बाकी नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संघर्षवादी सिद्धांत है, और उसमें भी मुख्य रूप से जो रॉल्फ डेरेनडोर्फ है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स पे पहले भी मैं क्लास लगा चुका हूं। सिद्धांत के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, रॉल्फ डेरेनडोर्फ की प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, मार्क्सवाद से इनका जो संघर्षवादी सिद्धांत है वो किस प्रकार से भिन्न है, पे चर्चा करेंगे। तो एक नजर हम है वो संघर्षवादी सिद्धांत पे डाल लेते हैं कि संघर्षवादी सिद्धांत है। हमने पिछली 2 क्लास में चर्चा की थी, 3 क्लास में, कि प्रकार्यवादी क्या है। तो प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है वो समाज को एक संतुलनकारी व्यवस्था मानता है। क्या मानता है? एक संतुलनकारी व्यवस्था मानता है कि ऑल इज वेल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज में सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन ये जो संघर्षवादी सिद्धांत है वो कहते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समूह ऐसा है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके का शोषण हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शोषित कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शोषण हो रहा है। यानी समाज एक संतुलनकारी व्यवस्था नहीं है, एक संघर्षकारी व्यवस्था है। ऐसे कौन मानता है? ऐसा संघर्षवादी सिद्धांत है वो मानकर चलता है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इस संघर्षवादी सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी, और फिर हम चर्चा करेंगे कि ये सिद्धांत है क्या। तो संघर्षवादी सिद्धांत है वो प्रकार्यवादी सिद्धांत के एक प्रकार से विरोधी सिद्धांत कह सकते हैं, इसको विरोधी विचारधारा कह सकते हैं। इसकी एक विचारधारा के रूप में जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत की थी जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने। जॉर्ज सिमेल का अगर नाम आता है तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के दो, यानी समाजशास्त्री के 2 संप्रदाय हैं, 2 स्कूल हैं। एक स्वरूपात्मक, तो जो जॉर्ज सिमेल हैं वो स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल जो स्कूल है उसके प्रतिपादक हैं। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहते हैं, सिमेल कहते हैं इस स्वरूपात्मक संप्रदाय के तहत वो क्या कहते हैं कि समाज में बहुत सारी क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं के क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो ये स्वरूप है वो बड़े तौर पे हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। एक सहयोगात्मक होता है और एक असहयोगात्मक। जो असहयोगात्मक होता है इसको सिमेल ने क्या कहा था, संघर्षवादी कहा था। यानी अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया के स्वरूपों को ही हम प्रक्रिया कहते हैं। तो अंतःक्रिया के स्वरूप होते हैं तो उसमें सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। तो सिमेल के अनुसार संघर्ष भी एक सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप है। तो सबसे पहले बात यहां पे ये आ जाती है। इनका जन्म है वो 1858 को हुआ था और ये प्रारंभिक संघर्षवादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। तो मनुष्य एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं तो इनके विभिन्न है वो स्वरूप बनते हैं, और ये स्वरूप है वो क्या है, सहयोगात्मक भी हो सकते हैं और संघर्षवादी भी हो सकते हैं। लेकिन सिमेल एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि सभी जो अंतःक्रियाएं हैं वो क्या है, सामाजिक है। सभी अंतःक्रियाएं सामाजिक है। संघर्ष भी एक अंतःक्रिया है, इसलिए संघर्ष भी क्या है,
सामाजिकता का गुण लिए हुए है। क्या है? सामाजिकता का गुण लिए हुए है और एकीकरण का एक तरीका है। क्या है? संघर्ष भी समाज में एकीकरण उत्पन्न करता है। यानी संघर्ष है वो समाज के लिए अपरिहार्य है, जरूर की थी। पारक एवं ब्रगेस ने की थी और लेविस कोजर ने की थी। किसने की थी? लेविस कोजर ने। इसलिए लेविस कोजर को हम क्या कहते हैं? संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांतवेत्ता कहते हैं कि लेविस कोजर ने संघर्ष के प्रकार्यवादी यानी संघर्ष किस प्रकार से समाज को एकीकृत करता है उसकी बात करता है। तो सिमेल भी यही बात करता है और लेविस कोजर ने सिमेल की ही अवधारणा को लिया है। पारक एवं ब्रगेस है वो सिमेल के शिष्य रहे हैं, प्रबल समर्थक रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने भी सिमेल की ये अवधारणा यानी समाज संघर्ष है वो क्या है? सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। तो ये बात पारक एवं ब्रगेस भी मानते हैं और लेविस कोजर भी मानते हैं और सिमेल भी मानते हैं। अब अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि कौन संघर्ष के प्रकारों की बात करता है तो आप क्या करोगे? लेविस कोजर करोगे। अगर बाय द वे ऑप्शन के अंदर लेविस कोजर की जगह अगर जॉर्ज सिमेल हो तो आपको जॉर्ज सिमेल करना है। आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर हुआ तो मैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक संघर्षवादी या संघर्ष का सकारात्मक प्रकार्य। क्या कहते हैं? संघर्ष का सकारात्मक प्रकार्य। तो ये तो एक विचारधारा की बात हो गई। इसको एक सिद्धांत के रूप में संघर्ष सिद्धांत को व्यवस्थित जो स्वरूप प्रदान किया था वो किसने किया था? वो कार्ल मार्क्स ने किया था। इसलिए जब भी वर्ग संघर्ष की या संघर्षवादी सिद्धांत की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे जो पहला नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का आता है। किसका आता है? कार्ल मार्क्स का आता है। तो सिमेल ने जहां सामाजिक जो संघर्षवादी सिद्धांत है उसमें अंतर क्या है? तो सिमेल ने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक अंत्यक्रिया बताई थी। अंत्यक्रिया भी संघर्ष भी एक अंत्यक्रिया है। तो अंत्यक्रियाओं के माध्यम से वो सामाजिक जीवन को समझना चाहते थे। तो संघर्ष का जो प्रयोग है वो सामाजिक जीवन को समझने के लिए किया था और मार्क्स ने परिवर्तन को जानने के लिए किया था। क्या किया था? मार्क्स ने किस प्रकार से संघर्ष के कारण क्या होता है? समाज में परिवर्तन होता है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। तो कार्ल मार्क्स पे मैं डिटेल के अंदर वैसे तो एक क्लास लगा चुका हूं, बाकी के जो अलग अलग सिद्धांत है उन सब पे डिटेल में क्लास है वो जब समय मिलेगा मई के अंदर तब मैं लगाऊंगा। इससे पहले अगर बात करें, अगर संघर्षवादी विचारक की, गुड इवनिंग जी, अगर संघर्षवादी विचारक की पहले बात करें तो इससे पहले इब्न खालदून भी सभ्यता के उद्विकास में संघर्ष की भूमिका को स्पष्ट कर चुके हैं। इब्न खालदून सभ्यता के उद्विकास में संघर्ष की भूमिका को इन्होंने स्पष्ट किया है। इसी प्रकार के कुछ विचार हैं वो डार्विन ने भी प्रकट किए थे। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी इसमें संघर्ष तो प्रकृति के साथ आपको करना पड़ेगा और जो योग्य होगा संघर्ष में, जो विजेता बन के उभरेगा वही जीवित रहेगा, जो इस संघर्ष में हार जाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने प्रारंभिक तौर पे संघर्ष को दर्शाया था, स्पष्ट किया था। इसी प्रकार से लेविड, लॉकवुड और डेरनडोर्फ ने भी प्रकार्यवाद की आलोचना की है। डेविड लॉकवुड और डेरनडोर्फ ने जो पार्सन्स का मुख्य रूप भी प्रमुख संघर्षवादी विचारक हैं। इनके अलावा लेविस कोजर और कॉलिंस भी संघर्षवादी विचारक हैं। एक नाम और बच गया जो आजकल चर्चा में है, उस पर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा जरूर करेंगे। तो आजकल मार्क्सवाद का स्थान है वो नव मार्क्सवाद ने ले लिया है और विवेचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थियरी विकसित हुई है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है उसको हम विवेचनात्मक स्कूल के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल स्कूल के नाम से जानते हैं। उन पे भी हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो ये विचारक हो गए जो संघर्षवादी सिद्धांत जिन्होंने प्रस्तुत किया था या योगदान दिया था। हेबरमास है, बहुत सारे हैं क्रिटिकल में, तो उन पे हम जब एक साथ चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज हम केवल संघर्षवादी सिद्धांत क्या है और डेरोनडोरफ ने कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सी प्रमुख बातें हैं, उन पे ही इस क्लास को सीमित रखेंगे। अब है कि सबसे पहले कि संघर्ष है क्या, संघर्ष किसे कहते हैं। तो संघर्ष एक प्रयास है। किसका प्रयास है? व्यक्ति या समूह का प्रयास है। क्या है? व्यक्ति या समूह का प्रयास है, जिसमें व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति पावर प्राप्त करने के लिए, सारा खेल पावर का है, शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने विरोधी पर दावा करता है या विरोधी को समाप्त करने का प्रयास करता है। नमस्कार जी, सोनलाल जी, सोनल गुर्जर जी। तो क्या करता है? व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए या तो अपने विरोधी पे दावा करता है या उसे समाप्त करने का प्रयास करता है या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। देखो, संघर्ष आज कल कहानी चलता रहता है। पत्नी चाहती है कि उसके पास थोड़ी पावर ज्यादा हो, पति चाहता है कि उसके पास पावर ज्यादा हो। अभी जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए, यानी सत्ता किससे बनी है? शक्ति से ही बनी है, प्राप्त करने के लिए करता है। ये तो परिवार से लेकर और अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो भी क्या है? शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष है वो हर जगह चल रहा है, एक परिवार से लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। गिलीन ने क्या कहा कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या कोई समूह है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी को हिंसा की धमकी देता है या हिंसा का प्रयोग करता है और अपनी बात है वो मनवाता है। तो हम देखते हैं, आप देखोगे ना, कहीं भी देख लेना आप, हर जगह आपको संघर्ष दिखाई देगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का भी मानना था और आप खुद करोगे तो ये भी आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए सारी चीजें हैं वो करते हैं। तो गिलीन ने ये दी, तो ये समझ में आ गया कि संघर्ष क्या है, टकराव क्या है और टकराव क्या होता है। क्योंकि जब विरोधी हित आपस में टकराते हैं, जब एक के व्यक्ति के हित दूसरे से टकराते हैं, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से विचार टकराते हैं, तभी देखते हैं ना अपने कभी किन लोगों के लगभग हम जब सामान्य दिन प्रतिदिन का जीवन जीते हैं तो कुछ लोगों के साथ अपनी तकरार हो जाती है। ये तकरार क्यों होती है? ये टकराव क्यों होता है? ये संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि हमारे हित है वो आपस में कहीं ना कहीं टकराते हैं, हमारे विचार भी टकरा सकते हैं। तो विचारों और हितों के टकराने से लिए दूसरे को दबाना चाहते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं ना कि पत्नी है वो पति पे अपनी बात मनवाने के लिए उसको प्रेशराइज करती है और पति है वो चाहता है कि उसकी बात को माना जाए, यानी जो अपने अपने हित है वो पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से टकराव आता है। जब हित एक समान हो जाते हैं, हितों में टकराव नहीं रहता है, विरोधाभास नहीं रहता है, तब संघर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या है, संघर्षवादी सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। तो समाज केवल साम्य अवस्था नहीं है, यानी समाज में हमेशा सहयोग नहीं होता है, समानता नहीं होती है, बल्कि असमानता भी होती है। समाज और उनके अंगों में बराबर वो परिवर्तन होता रहता है। समाज की संरचना में ही संघर्ष अंतर्निहित रहता है। संघर्ष है वो आंतरिक कारणों से या फिर बाह्य कारणों से हो सकता है। आंतरिक कारणों से भी हो सकता है और बाह्य कारणों से। अगर हम देश की बात करें तो देश के अंदर भी आप देखोगे तो अभी भी जो माहौल है उसमें भी एक संघर्ष चल रहा है। इसलिए संघर्ष चल रहा है, इसलिए चल रहा है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो वो आंतरिक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसका कारण क्या हो जाता है? बाह्य कारण हो जाता है। संघर्ष है वो कभी कभी लाभदायक भी होता है, लेविस कोजर ऐसा कहते हैं, और संघर्ष है वो शक्ति के बंटवारे में निहित होता है। किसमें होता है?
शक्ति में बंटवारे में निहित होता है। और डेरेनडोर्फ कहते हैं कि शक्ति का असमान बंटवारा ही संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। तो ये बात हो गई इनकी संघर्षवादी विचारधारा की, होगी संघर्षवादी सिद्धांत की होगी। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स का वर्णन करते, लेकिन कार्ल मार्क्स डेरेनडोर्फ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होंगी उसमें कोजर और कॉलिंस पे चर्चा हम करेंगे। तो डेरेनडोर्फ एक प्रमुख संघर्षवादी विचारक हैं। इनका जन्म 11 मई 1929 को जर्मनी के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु है वो 17 जून 2009 को जर्मनी के अंदर हुई। बर्लिन जर्मनी में देखो, इसके अंदर अपने बात करें अगर यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर 2 देश हैं जिनका समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। समाजशास्त्र के अंदर कौन? एक फ्रांस का और एक जर्मनी का। किसका? फ्रांस का और जर्मनी का। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स है, जॉर्ज सिमेल है, डेरेनडोर्फ है, ये सब क्या है? जर्मनी के हैं। दूसरी तरफ कॉम्टे है और अपना इमाइल दुर्खिम है, ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। तो इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत है, जो संघर्षवादी सिद्धांत है, वो किस पुस्तक में दिया? क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ध्यान से देखना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द को देख लेना। औद्योगिक समाज में है। किसमें है? औद्योगिक समाज में है। इस पुस्तक में 1959 के अंदर 1959 के अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया, संघर्षवादी सिद्धांत। और इन्होंने जो संदर्भ लिया है, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल लिए हैं? यूरोप और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों से लिए। किस लिए? यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों से लिए हैं। ये काफी स्कॉलर रहे हैं इन्होंने, जर्मनी के, इंग्लैंड के और अमेरिका। तो यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाज, ये हमारे क्या होता है, बुक्स होते हैं ना, उनमें से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं तो हम उनको ध्यान से देख नहीं पाते हैं। तो इन बुक्स के नाम हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए और उनका मतलब क्या है। तो 5-7% तो ऐसे होंगे जो बुक्स अगर हमसे ढंग से याद है ना तो उनको ही हम कर लेंगे। तो इन्होंने मार्क्स के विपरीत इन्होंने औद्योगिक समाजों में संघर्षवादी सिद्धांत की चर्चा की। तो देखो, जब कार्ल मार्क्स ने संघर्षवादी सिद्धांत दिया, कार्ल मार्क्स ने कौन से संघर्षवादी सिद्धांत समाजों में अपना सिद्धांत दिया था? जब पूंजीवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। जब पूंजीवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, उसमें उन्होंने क्या दिया था? अपना सिद्धांत दिया था। तो यानी वो 18वीं शताब्दी के व्यक्ति थे और ये 19वीं शताब्दी के व्यक्ति थे। और जब डेरेनडोर्फ ने ये अपना सिद्धांत दिया, तब क्या था? जो पूंजीवाद है वो अपने चरम पे पहुंच चुका था, वो विकसित अवस्था में पहुंच चुका था। तो जो मार्क्स ने जो पूंजीवाद का या संघर्षवादी सिद्धांत दिया था, उसमें जो उद्योग थे उन पे स्वामित्व किनका था? व्यक्तियों का था, निजी स्वामित्व था। लेकिन जब डेरेनडोर्फ कहते हैं तो ये जो कंपनियां थी वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं रहे, अब ये किन में चेंज हो चुकी थी? शेयर होल्डर्स। अब हम सुनते हैं ना, जब कहते हैं कि उसके इतने प्रतिशत शेयर है, यानी कोई कंपनी होती है तो उसमें किसी के पास 1% शेयर होता है, किसी के पास 5% शेयर होता है। तो कंपनियों का कोई एक मालिक आजकल नहीं बचा है, वो अपने शेयर है वो लोगों को बेचता रहता है ताकि और पूंजी आए और वो अपने उद्योग में और ज्यादा लगा सके। जैसे टाटा है या कोई भी होगी इंडस्ट्री, अभी जैसे हम एनडीटीवी, तो अब क्या है, कंपनी का स्थान है वो शेयर होल्डर्स और जो कॉर्पोरेट समूह होते हैं। अब होल्डर्स हो गए तो क्या हो गया? अब एक व्यक्ति ना होकर क्या हो गया? समूह हो गया, जिसको हम निगम कहते हैं, ने स्थान ले लिया है। और इनके जो नियंत्रण होता है वो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, मैनेजर्स के हाथ में आ गया है। इसलिए कभी देखो गूगल कंपनी है या आईफोन कंपनी है, इनके मैनेजर महत्वपूर्ण होते हैं, इनके मालिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो इनके हाथ में शक्ति आ गई है। इससे डेरेनडोर्फ ने क्या कहा? पूंजी का विनियोजन। क्या कहा? पूंजी का विनियोजन।
और टर्नर ने डेरेनडॉर्फ का जो सिद्धांत है उससे क्या कहा, द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत। द्वंद्वात्मक यानी दो लोगों के बीच में, संघर्ष तो दो लोगों के बीच में ही होता है। आगे है कि क्या बातें हैं, संघर्ष क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो डेरेनडॉर्फ का जो संघर्ष सिद्धांत है वो क्या है, तो ये मान के चलते हैं कि समाज के अंदर जो संघर्ष है वो क्यों होता है। वो कहते हैं कि शक्ति और सत्ता का विशेष महत्व होता है। समाज के अंदर शक्ति और सत्ता का विशेष महत्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आजकल कोई कलेक्टर लगता है, कोई एसपी लगता है, कोई पुलिस अधिकारी लगता है, उनकी चर्चा क्यों ज्यादा होती है, और जो एक शिक्षक होता है उसकी चर्चा कम क्यों होती है। इसके कारण क्या है, क्योंकि शिक्षक के हाथ में शक्ति या पावर नहीं होती है, वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकता सिवाय करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पे। लेकिन एक जो कलेक्टर होता है, एक जो आईपीएस होता है, उसके हाथ में पावर होती है, वो किसी को भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निरोधित कर सकता है। एक पुलिसकर्मी है, वो किसी व्यक्ति को जाने से रोक सकता है कि नहीं आगे नहीं जाना है, तो वो उसकी सत्ता है। इसलिए उनकी जो देखो, तो ये जो शक्ति और सत्ता का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर से ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है, मैक्स वेबर से ग्रहण किया है डेरेनडॉर्फ ने। अगर प्रश्न आ जाए कि डेरेनडॉर्फ का शक्ति और सत्ता की अवधारणा किससे ली है, तो किससे ली है, मैक्स वेबर से ली है। शक्ति एवं सत्ता है वो समाज में महत्वपूर्ण होता है, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सत्ता है, सत्ता किसे कहते हैं, शक्ति को जब वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। यही तो कहा था ना कार्ल मार्क्स, सॉरी मैक्स वेबर ने, कि शक्ति को जब वेदता प्राप्त हो जाती है, वेद शक्ति को ही सत्ता कहते हैं। ये किसने कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था, और ऐसा ही डेरेनडॉर्फ कहते हैं। तो जब वो सत्ता की बात करते हैं तो मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं। तो सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मूल कारण है। क्या है, असमान वितरण, यानी शक्ति जो कि सत्ता के माध्यम से प्राप्त होती है, तो इसका असमान वितरण ही संघर्ष का मुख्य सोर्स है, स्रोत है। ऐसा कौन कहते हैं, डेरेनडॉर्फ कहते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि आर्थिक शोषण है वो संघर्ष का मूल कारण है। पीजीटी सोशियोलॉजी की क्लास चाहिए थी, तो ये पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए ही है। ये देखो, ये जो मैं करवा रहा हूं ये सभी को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूं। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी राजस्थान, यूपी पीजीटी या और कोई है, सबके लिए ये क्लास है वो है। मैंने सिलेबस देख रखा है, तो ये सभी में है, किसी एक में नहीं है। तो ये क्या है, तो मार्क्स आर्थिक शोषण को संघर्ष का मूल कारण मानते हैं, जबकि डेरेनडॉर्फ का ये सत्ता के ने जो संघर्ष है इसके कारणों को संरचनात्मक, जो समाज की संरचना है उसमें खोजने का प्रयास किया है कि समाज की संरचना ही कुछ ऐसी है। जैसे कि अगर हम भारतीय समाज की संरचना की बात करें, हाँ सत्ता देखो, आप मार्क्स को, सॉरी मैक्स वेबर को और डेरेनडॉर्फ को पढ़ोगे तो आएगा, लेकिन जो डेरेनडॉर्फ की जो शक्ति और सत्ता की अवधारणा है वो मैक्स वेबर है। तो सबसे पहले किसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी। मैक्स वेबर से डेरेनडॉर्फ ने ली है संघर्ष को समझाने के लिए। तो जैसे हम भारतीय समाज की संरचना की बात करें, तो भारतीय समाज की संरचना मूल रूप से किस पर आधारित है, जाति पर आधारित है। जाति को हम वर्ण से मानते हैं। वर्ण है वो 4 प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सत्ता किसके पास है, सत्ता किसके पास है, ब्राह्मणों के पास मानी जाती थी हमेशा से। तो ये क्या है, तो संघर्ष क्यों होता है, या एक गांव के अंदर जो ग्रामीण लोग हैं उनमें संघर्ष क्यों होगा, क्योंकि जो भूमि है वो किनकी होती है, वो उच्च वर्ग के पास होती है, और जो निम्न जाति है उनके पास भूमि नहीं होती है, इसलिए उनके बीच में संघर्ष है वो चलता रहता है। उद्योगों के अंदर संघर्ष क्यों होता है, हड़ताल वगैरह क्यों होती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पूंजीपति है उसके पास शक्ति होती है, और जो श्रमिक होते हैं उसके पास शक्ति नहीं होती है। तो संरचना के अंदर शक्ति छिपी होती है, और इसी वजह से वर्ग संघर्ष है वो होता है। और अब ये क्या कहते हैं कि ये संघर्ष
तब होता है जब शक्ति का पुनर्बंटवारा किया जाता है। जो श्रमिक है वो कहते हैं कि थोड़ी सी शक्ति हमें भी दीजिए, जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग से कहता है कि थोड़ी सी पावर हमें भी दीजिए, और जो सत्ता में बैठे होते हैं, जो शासित वर्ग नहीं है, वो कहता है शक्ति हमें भी दीजिए। तो यानी सत्ता वर्ग से थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो शक्ति है विमनस्य यानी वर्ग संघर्ष का चिरस्थायी सोर्स है। क्या कहा डेरेनडोर्फ ने यहां पे कि शक्ति है वो जो वर्ग संघर्ष है उसका चिरस्थायी सोर्स है, और इस शक्ति आधारित हितों को जो टकराव होता है, वर्ग संघर्ष होता है, जो विमर्श है, इसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। सब है क्यों नहीं है, कॉम्टे तो सब में होगा। कॉम्टे और स्पेंसर जो प्रारंभिक विचारक है वो तो सब सिलेबस के अंदर होगा, ऐसा कोई सिलेबस है ही नहीं जिसमें कॉम्टे और स्पेंसर ना हो। डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट जरूर होंगे। और ये कहते हैं, एक बात यहां लाइन और कहते हैं, तो हो सकता है इससे भी प्रश्न पूछे जाए। ये कहते हैं कि शक्ति है वो व्यक्ति में निहित नहीं होती बल्कि पदों में निहित नहीं होती। किसमें होती है? पदों में निहित होती है, क्योंकि वो यहाँ राजनीतिक पदों की बात कर रहे हैं। तो शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। अब जो भी व्यक्ति उसमें आएगा तो उस व्यक्ति के अंदर सत्ता नहीं है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनके पास शक्ति है, लेकिन वो चले जाएंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएगा तो शक्ति उनके पास होगी। यानी पदों के साथ शक्ति जुड़ी होती है, व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ी होती है। तो डेरेनडोर्फ ने पार्सन्स की आलोचना करते हुए कहा कि जो पार्सन्स का जो प्रकार्यवाद है वो एक यूटोपिया मात्र है। क्या है? यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब समझते हो? कल्पना लोक। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? कल्पना लोक। और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, हमेशा प्रकार्यवाद यानी क्या है? समाज के अंदर हमेशा मतैक्य, मत एकता पाई जाती है। समाज के अंदर हमेशा संतुलन नहीं, समाज का केवल एक चेहरा नहीं है बल्कि दो चेहरे होते हैं। कितने होते हैं? दो चेहरे होते हैं, एक संघर्ष और एक मतैक्य, एक संघर्ष और एक मतैक्य। और दोनों के बिना समाज का अस्तित्व है वो संभव नहीं है, यानी दोनों को स्वीकार। प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है कि समाज के अंदर केवल मतैक्य होता है, संतुलन होता है, लेकिन डेरेनडोर्फ कहते हैं कि नहीं, ये दोनों ही होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। संघर्ष होगा तो सहयोग भी होगा, सहयोग होगा तो संघर्ष भी होगा। तो दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। और संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक मतैक्य न हो। और वो कहते हैं कि जब मतैक्य होगा, एक संतुलन होगा, फिर ही संघर्ष होगा। उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? वैमनस्य आएगा ही आएगा। और जब संघर्ष है वो आता होता है तो फिर वो वापिस मतैक्य और एकीकरण की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे वो बात आ सकती है, वाद प्रतिवाद और संवाद वाली बात आ सकती है। अब एक आता है, ये शब्द आपने सुना होगा, अनिवार्य समन्वित समाज, इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस, ICA। ICA तो ये क्या होता है? नहीं, यूट्यूब पे नहीं होगी ये क्लास, जो लाइव तो सबके लिए है, लेकिन जो कोर्सेज हैं उन पे तो बाद में लाइव रहेगी, बाकी ऑप्शन में नहीं रहेगी। आगे है, ये क्या होते हैं? अनिवार्य समन्वित समाज क्या है? तो डेरेनडोर्फ ने क्या समझ में नहीं आया? मतैक्य। मतैक्य का मतलब होता है कि समाज के अंदर मत एकता। मतैक्य का मतलब क्या है? मत एकता, यानी समाज के अंदर विरोधाभास नहीं है। एकता का मतलब क्या होता है? विरोधाभास नहीं होना, एक है। समाज के सभी अंग, सभी लोग, सभी समूह एक जैसे हैं, उनमें कहीं भी कोई संघर्ष नहीं है, उनमें एकता है। लेकिन डेरेनडोर्फ कहते हैं कि मतैक्ता ही नहीं है बल्कि
इनके बीच में मत भिन्नता भी है, मत एकता नहीं है बल्कि मत भिन्नता भी है। तो समझ में आ गया। मत एकता का मतलब होगा कि समाज में एक संतुलन है लेकिन उसमें संतुलन नहीं होगा। ठीक, हाँ, मत एकता का मतलब एकीकरण भी हो सकता है। तो अब ये जो है वो मैंने पढ़ा था एग्जाम के टाइम, लेकिन उसको मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने केवल रटा था। ये देखो उसकी आती है एस.एल. दोषी की आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, तो उनमें काफी कुछ नए थिंकर्स हैं, वो मिल जाएंगे। समाज में क्या होता है, डेरोनडोरफ क्या कहते हैं कि समाज के अंदर कई संस्थागत ढांचे होते हैं। संस्थागत ढांचे यानी संस्थाएं होती है, जिसमें जैसे परिवार है, जाति है, राजनीतिक दल है, ये सब सारी संस्थाएं होती है। इन संस्थाओं में क्या होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं। तो ये मैं क्या कह रहा था, ये इनका कल्पना का समाज है, वास्तव में नहीं है, लेकिन इनके पीछे ठोस कारण भी डेरोनडोरफ ने बताए हैं। क्या एक बार और, क्या चीज है एक बार और बता सकते हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं आप? कैसा होता है, यानी संस्थाएं होती है, उनमें एक से अधिक सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य की कई भूमिकाएं होती है। क्या होती है? कई भूमिकाएं होती है और समाज इन भूमिकाओं को वैधता प्राप्त करता है। जैसे कि परिवार के अंदर बहुत सारी भूमिकाएं होती है, पिता का है, माता का है, पुत्र की है, भाई की है, बहन की है, ये सारी भूमिकाएं हैं। पिता की भूमिका को समाज वैधता प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से समाज में कुछ प्रक्रियाएं होती है और ये जो प्रक्रियाएं हैं, अब परिवार है तो परिवार के अंदर प्रक्रियाएं तो चलती रहती है। हाँ, मैं बता दूंगा अभी बुक्स का नाम। तो संस्थाएं हैं, उनमें प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती है। क्या है? प्रक्रियाएं चलती रहती है जो संस्थाओं को निरंतरता प्रदान करती रहती है और इन प्रक्रियाओं में कुछ आदेश सूचक यानी अनिवार्य प्रक्रियाएं होती है। इन अनिवार्य जो प्रक्रियाएं हैं, इनसे मिलकर समाज का ढांचा तैयार होता है। तो यहां कहीं ना कहीं ये दुर्खिम की तरफ चले जाते हैं। किसकी तरफ चले जाते हैं? दुर्खिम की लिए तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि कुछ प्रक्रियाएं होती है और वो प्रक्रियाएं समाज को बांध के रखती है। अगर व्यक्ति को वो प्रक्रियाएं बांध के नहीं रखेगी, एक पिता का जो भूमिका है, अगर वो अपनी पिता की भूमिका को नहीं निर्वाह करेगा तो क्या होगा? समाज नहीं चल पाएगा। तो ये कहते हैं कि जो अनिवार्य या जो आदेश सूचक प्रक्रियाएं हैं, इनसे मिलकर ही क्या कहा है, अनिवार्य समन्वित समाज या बाध्यता मूलक समाज। क्या कहा है? बाध्यता मूलक समाज। तो ये ICA है, इसकी फुल फॉर्म है ये इसकी। तो आदेश सूचक या अनिवार्य कुछ ऐसे तत्व हैं। क्या है? ऐसे तत्व हैं जो, यानी ऐसे तत्व या ऐसे मानक और मूल्य हैं, ऐसे मानक और मूल्य हैं जो दबाव डालते हैं। क्या करते हैं? जो दबाव डालते हैं। किस पर दबाव डालते हैं? व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। किस पे डालते हैं? व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, यानी व्यक्ति को भूमिका निर्वाह करने के लिए आदेश देते हैं। भूमिकाओं के पीछे ये आदेश ही होते हैं कि एक पिता है वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, तो ये बाध्यकारी आदेश है व्यक्ति के लिए। अब क्या होता है कि इन भूमिकाओं में, ये जो भूमिकाएं होती है अलग अलग, इन भूमिकाओं में असमान शक्ति होती है। क्या होती है? असमान शक्ति होती है। इनमें जब परिवार की बात करते हैं तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें शक्ति होती है लेकिन असमान होती है। जो पति होता है उसके पास ज्यादा शक्ति होती है, पत्नी होती है थोड़ी सी कम होती है, बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी सी कम होती है, यानी असमान शक्ति होती है। सब में बराबर शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से
अभी देखें अपने, अगर मैं राजस्थान से आता हूं तो राजस्थान में अभी हमारे जो कांग्रेस की सरकार है उसके अंदर एक विवाद चला था अशोक गहलोत जी को लेकर और सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट वो अलग उन्होंने परिसर बनाया था, इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो उप मुख्यमंत्री थे और गहलोत जी क्या थे, मुख्यमंत्री थी। वो क्या थी, असमान थी, तो वो अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। इसी प्रकार से परिवार में भी होता है। तो शक्ति है वो संघर्ष का स्थायी सोर्स है, और ये हमेशा होता रहा। आप इतिहास में जितने भी युद्ध देखोगे, कभी युद्ध होते हैं, जितने भी युद्ध हैं वो सब क्या है, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और ये कहते हैं डेरेंडोरफ कि जो शक्ति होती है वो अनिवार्य रूप से अपीड़क होती है, मजबूर करने वाली होती है। जिनके पास पावर ज्यादा होती है वो जो अपने से जो निम्न स्तरीय लोग हैं उनको मजबूर करती है अपनी बात मानने के लिए। और इसी बात को लेकर कार्ल मार्क्स ने भी राज्य का विरोध किया था। किसका विरोध किया था, राज्य का विरोध किया था कार्ल मार्क्स ने, कि राज्य है वो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को लागू कहता है। जैसे कि अभी कह दी सरकार नियम बना दे कि 2 से ज्यादा व्यक्ति है वो नहीं हो सकते, क्या हो गए, 2 से ज्यादा क्या नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो उन्होंने तो बात कह दी, अब लोगों को उनकी बात है वो माननी पड़ेगी, यानी वो मजबूर करते हैं। शक्ति अनिवार्य रूप से क्या होती है, अपीड़क होती है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा डेरेंडोरफ कहते हैं। और जब शक्ति में वैधता आ जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। तो यहां पे वापस मैं भूमिकाओं वाली बात पे आता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्था में जो भूमिकाएं होती है उनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सत्ताधारी भूमिका समूह है जिनके पास सत्ता होती है, और एक शासित भूमिका समूह है जिनके पास शक्ति नहीं होती है। तो जिसके पास शक्ति अधिक होती है, जिसके पास शक्ति अधिक होती है वो क्या चाहता है कि यथास्थिति बनी रहे। क्या बनी रहे, यथास्थिति बनी रहे। उसमें लिए जितनी भी सरकारें होती है वो क्या चाहती है, वापस सत्ता में आना चाहती है, वो अपनी शक्ति को खोना नहीं चाहती है। इसलिए अभी अगर देश के अंदर बीजेपी की सरकार है तो वो क्या चाहती है कि दोबारा उनकी सरकार आए, और जिनके पास शक्ति कम होती है या नहीं होती है वो क्या चाहते हैं कि उनको शक्ति मिले। तो वो फिर आपस में उनमें संघर्ष है वो चलता रहता है सत्ता के लिए। पीटर वेनगार्ट एवं टर्नर ने इसकी कुछ आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, और उन सब के पीछे जो कारण होते हैं वो एक से नहीं होते हैं। तो ये एक शब्द है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। बात तो यही है, लेकिन क्या है, बाध्यतामूलक संयोजित समितियां, यानी जो वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग हो गया और जो शोषित वर्ग हो गया, तो ये वर्ग है, इनको क्या कहा है, बाध्यतामूलक संयोजित समितियां। तो अब ये कहता है कि थोड़ा सा जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तब क्या होता है, अलग अलग नाम आते हैं। आदेश सूचक आ गया, अनिवार्य आ गया, बाध्यतामूलक आ गया, तो इसमें आता है। लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द ये आएगा, तो इसलिए आप इस शब्द को है वो ढंग से देख लें। इसकी फुल फॉर्म भी है वो पूछी जा सकती है। तो ये थी डेरेंडोरफ का। तो डेरेंडोरफ की जो संघर्षवादी सिद्धांत है वो मार्क्स से किस प्रकार से भिन्न है, यानी मार्क्स, कार्ल मार्क्स की आलोचना की है डेरेंडोरफ ने, किन आधारों पे की है, तो उन आधारों को हम जान लेते हैं। एक तो इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी समाज के बाद कौन सा समाज आएगा, बताइए कौन सा समाज आएगा। कार्ल मार्क्स ने जब इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या की थी, उन्होंने कहा था कि व्यवस्था थी, फिर दास युग आया, फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर पूंजीवादी युग आया। उसके बाद में कौन सा युग आएगा, उसके बाद में वापस साम्यवादी अवस्था आएगी। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेकिन डेरेंडोरफ कहते हैं कि ये केवल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो पूंजीवादी समाज के बाद समाज आएगा वो पूंजीवादोत्तर, यानी पूंजीवाद के बाद की स्थिति आएगी, यानी पूंजीवाद और ज्यादा विकसित हो जाएगा।
वो समाज होगा, लेकिन साम्यवाद नहीं आएगा। तो ये केवल कल्पना मात्र है। पूंजी का पृथक्करण तो हो गया। कार्ल मार्क्स ने क्या था कि पूंजी है वो एक व्यक्ति के पास निहित रहेगी, जो कि उसका मालिक होगा, निजी संपत्ति होगी, लेकिन डेरोनडोर्फ कहते हैं कि पूंजी का पृथक्करण हो जाएगा। पूंजी है वो निगमों में जो अलग अलग लोग हैं उनमें शेयर होल्डर्स में विभाजित हो जाएगी। श्रम का विविधीकरण हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सभी श्रमिक एकजुट हो जाएंगे, सभी श्रमिक एकजुट हो जाएंगे, वो एक आंदोलन करेंगे, क्रांति लाएंगे और पूंजीपति समाज को समाप्त करके साम्यवादी समाज की स्थापना करेंगे। लेकिन डेरोनडोर्फ क्या कहते हैं कि श्रमिकों का एकीकरण नहीं है, क्योंकि अब एक ही पूंजी, एक ही उद्योग में, एक ही फैक्ट्री के अंदर जो श्रमिक है वो अलग अलग विभाजित हो जाएंगे, अलग अलग विभाजित हो जाएंगे, वो एक नहीं रहेंगे। डेरोनडोर्फ ने मध्यम वर्ग की अवधारणा दी थी, जो कि कार्ल मार्क्स ने केवल दो ही वर्ग बताए थे, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग, लेकिन डेरोनडोर्फ ने तीसरा वर्ग भी बताया था, मध्यम वर्ग। तो ये बात है वो मार्क्स ने नहीं की थी। संघकारी व्यवस्था मानते हैं, जबकि डेरोनडोर्फ कहते हैं कि इससे समाज के अंदर समन्वयात्मक होता है और ये भी समाज की संरचना के अंदर ही निहित होती है, तो अलग से नहीं होती है। यानी कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि संघर्ष है वो केवल और केवल ये नहीं है कि उसके अंदर विभाजन ही होगा, कभी कभी उसमें एकता भी स्थापित होती है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पहले तो अस्वीकार किया। क्या किया? अस्वीकार किया। किसने? डेरोनडोर्फ ने। फिर उनके सिद्धांत को स्वीकार किया और कुछ मात्रा में उसको क्या किया? संशोधित किया। फिर उसको संशोधित किया। तो ये एक निश्चित चक्कर है। अब है समूहों के प्रकार। तो इन्होंने 3 प्रकार के समूहों की बात की थी, एक अर्ध समूह है, एक हित समूह है और एक संघर्ष समूह है। तो समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पद धारकों के समूह को अर्ध समूह कहा है। यानी जिनके समान हित होंगे उनको क्या कहा इन्होंने? अर्ध समूह कहा है। तो समान हित होंगे उनको अर्ध समूह का, और संघर्ष है जो विरोधी समूह होंगे, एक जिन्होंने सत्ताधारी वर्ग कहा, दूसरे को इन्होंने शोषित वर्ग कहा, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ये संघर्षवादी होंगे और ये कहते हैं कि जब हम संघर्ष सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं तब इनको ध्यान में रखना चाहिए, इन 3 जो समूह बताए हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। आगे इनकी पुस्तक है, एक पुस्तक की चर्चा हम कर चुके हैं, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके अलावा इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1967 के अंदर, सोसाइटी एंड ये जर्मनी के अंदर सक्रिय राजनीति के अंदर भी भाग लिया था और ये एमपी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। सर इस टॉपिक किसकी चल रहा है? स्टार्ट से नहीं देखी प्लीज। तो ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत चल रहे हैं, ये 4थी क्लास है, आज हम संघर्षवादी सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी इनकी पुस्तक है, ऐसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी 1968 के अंदर, द न्यू लिबर्टी 1975 में, लाइफ चांसेज 1979 के अंदर। ये 5 पुस्तकें ये है और एक पुस्तक है वो थी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये आज की हमारी क्लास थी।